देख, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल की। सेल को सिंपल वे में अपन कैसे डिफाइन करते हैं? कैसे डिफाइन करोगे सेल को? क्या होती है सेल? होती तो है, और बचपन में हमने ये भी सुना है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। पर मतलब क्या उसका? बस रटली डेफिनेशन और काम हो गया। तो सेल का सीधा सिंपल सा मतलब ये होता है बेटा जी, एनी एक्वस मीडिया, जैसे ये एक्वस मीडियम है, और ये सराउंडेड रहता है एक मेम्ब्रेन से। ये जो मेम्ब्रेन है इसको आप क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी को आप बोल सकते हैं प्लाज्मा लेमा। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा लेमा। और ये जो अंदर का एक्वस मीडियम है बेटा जी, इसको आप क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोप्लाज्म। तो सेल का सीधा सिंपल सा मतलब क्या होता है? एक्वस मीडियम which surrounded by a membrane। कोई भी एक एक्वस मीडियम है जो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, उसको आप क्या बोल सकते हैं? सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेल। और अंदर का जो एक्वस मीडियम है उसको आप प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, और जो मेम्ब्रेन इसको सराउंड करते हुए प्रेजेंट है उसको आप क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म के ऊपर मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, और इसी को आप प्लाज्मा लेमा, लेमा का मतलब ही होता है मेम्ब्रेन, ये वाला टर्म भी इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। सेल की जो स्टडी है बेटा जी, उसको आप क्या बोल सकते हैं? सेल की स्टडी को आप बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सेल जो है वो कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। कौन कौन सी? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, और दूसरी सेल होती है यूकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रीमेटिव या बिफोर। क्या मतलब होता है? प्रीमेटिव या पुराना या पहले का। कैरियोटिक जो टर्म है वो बना है किससे? कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है। यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है बेटा जी ट्रू, और कैरियोटिक जो टर्म है वो बना है किससे? कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस से। तो वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मिलता हो उसको यूकैरियोटिक, और जिसमें नहीं मिलता उसको प्रोकैरियोटिक। अब प्रो या बिफोर का मतलब क्या हुआ? क्योंकि जब इवोल्यूशन हुआ तो पहले सिंपल चीज़ें बनी। ठीक है। जैसे माइक्रोमोलिक्यूल थे, फिर उससे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर्स हुए, वो एक साथ अरेंज हुए तो एक एक्वस मीडियम जैसा स्ट्रक्चर बना, फिर उसके ऊपर लेयर बनी तो एक सिंपल सेल बनी। फिर ऐसी सेल थी जिसके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन तो थी पर इनकम्प्लीट थी। फिर ऐसी सेल बनी जिसमें एक आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने को मिला। तो जो लास्ट में सेल्स बनी वो क्या थी? ट्रू न्यूक्लियस वाली, तो उनको यूकैरियोटिक सेल बोला गया, और स्टार्टिंग वाली जो थी उनको क्या बोला गया? प्रोकैरियोटिक सेल बोला गया। आई बात समझ में? तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे प्रो टर्म यहाँ पर यूज हुआ है कि शुरू में कौन सी बनी? प्रोकैरियोटिक। फिर उनमें धीरे धीरे न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ तो क्या बन गई? यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर एक देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर बेटा जी ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू का मतलब ऑर्गेनाइज्ड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर
प्रेजेंट होता, तो इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस मिलेगा और इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। बात समझ में आई क्या? ये नोट कर लो, फिर आगे चलते। प्लांट किंगडम में तो लास्ट करवाया था ना, एंजियोस्पर्म नहीं करवाया था? करवा दिया था ना पूरा। फ्लावरिंग प्लांट तो करवाए थे लास्ट में, प्लांट किंगडम पूरा हो गया था। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिख लो चैप्टर का नाम, ठीक है? स्टार्ट हो गया ये। सेल बायो में पढ़ाते हैं वैसे तो ये चीज़ें, पर यहाँ पर काम में आएगी। थोड़ा सा बेसिक सा ही बताया मैंने यहाँ पे आपको, बाकी डिटेल में इनको अपन आगे पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में।
हो गया बेटा, चलें आगे। देख, उसके बाद अपन बात करते हैं ट्रू न्यूक्लियस की। ट्रू न्यूक्लियस या फिर अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस या ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक न्यूक्लियस जिसके अंदर 3 मेन प्रॉपर्टी अगर हो तो आप उसको ट्रू न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ये तीनों होनी ही चाहिए, मस्ट हैव 3 मेन प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सबसे पहला, इट शुड बी डबल मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, इट मस्ट हैव डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी, मस्ट हैव हिस्टोन प्रोटीन with their DNA। जो DNA है उसके साथ कौन सा प्रोटीन होना चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन होना चाहिए। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कि इसमें न्यूक्लियोलस होना चाहिए। इट मस्ट हैव न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है? मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, उसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होनी चाहिए। इसमें जो डीएनए है उसके साथ कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन होना चाहिए। कौन सा प्रोटीन है ये? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कैसी है? डबल। ठीक है। और तीसरा, इसमें एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो ये तीनों चीज़ें अगर है तो उस न्यूक्लियस को आप क्या बोलेंगे? ट्रू न्यूक्लियस। और ट्रू न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस बोल सकते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बोल सकते हैं। इन तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो उस न्यूक्लियस को आप ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे। बात समझ में आई क्या? कर लो ना।
चालू। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? चालू ही पड़ा है। कर लिया नोट? चले अभी। देख, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं। दो टाइप सेल आपके पास थी, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी कौन सी थी? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिस ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलती है, उन ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। और जिसमें यूकैरियोटिक सेल मिलती हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। उनको आप क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। ये जो होंगे, सीधी सी बात है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। जितने बैक्टीरिया सारे के सारे प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर एग्जाम्पल है आपके प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ये सब किसके अंदर आते हैं? यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। तो ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, इनकी सेल्स में, और इसमें नहीं होगा। अब बात आती है कि सर हिस्टोन प्रोटीन कहाँ मिलता है? तो बेटा जी यूकैरियोट्स में मिलेगा। प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस में जो डीएनए उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो क्या बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन है? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है? मेम्ब्रेन होती नहीं है न्यूक्लियस के ऊपर, फ्री फॉर्म में मिलता है। और इसके अलावा अगर बात करें न्यूक्लियोलस की, तो क्या इसमें मिलेगा? ट्रू न्यूक्लियस किस में था? इनमें था। तो इसके अंदर वो तीनों प्रॉपर्टी मिलेगी। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होगा, और तीसरा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो। आई बस। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब इसके बाद अपन जो है, जो क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम है, उसकी तरफ जाएंगे। ये नोट कर लो। अच्छा, बढ़िया। पर घूम आएगी।
हो गया। एक सिंपल सा पॉइंट सेल वॉल को लेकर के भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सेल वॉल और एक होती है सेल मेम्ब्रेन। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है देखो, इसी को आप क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, सेल वॉल जो होती है बेटा जी नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये क्या होता है, लिविंग पार्ट होता है किसका, सेल का। ठीक है, इसको आप सीधा सिंपल वे में देख, सेल के अंदर से अपन चले, कहाँ तक चले कि उसका लिविंग पार्ट कहाँ तक होता है, तो सेल मेम्ब्रेन तक होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसमें आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्या है, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ए सेल। कोई भी सेल हो उसमें सबसे आउटसाइड की जो लिविंग बाउंड्री है, चाहे सेल वॉल हो चाहे ना हो, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री हमेशा क्या रहेगी, सेल मेम्ब्रेन ही रहेगी। अब बच्चे सोचते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड तो सेल वॉल भी होती है, पर वो लिविंग नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ने सेल कौन सी रहेगी, सेल मेम्ब्रेन, चाहे ये हो या नहीं हो। सेल वॉल की बात करें नॉन लिविंग होती है, और सेल वॉल जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड आपको ये देखने को मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेल वॉल जो है वो आपको सारे सेल्स पे देखने को नहीं मिलेगा, नॉट फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये प्रेजेंट होती है किसके अंदर, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें सेल होगी, और सेल होगी तो सीधी सी बात है सेल मेम्ब्रेन तो होगी होगी, पर सेल वॉल कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर बेसिक सा ध्यान रखिएगा। अब एक स्पेस की बात करें, जैसे मान लीजिए ये सेल और ये इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर है सेल वॉल, दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको आप क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको आप क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कंसिडर करते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, सेल वॉल को अगर अपन किसी सेल से हटा दे तो बचे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। तो एक टर्म आता है बेटा जी प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है, ए सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। विदाउट सेल वॉल आप इसको क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लास्ट बोल देंगे। समझ में आई क्या बात, आई बात समझ में? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कर लो नोट।
बायोटेक में एक चीज रह गई थी शायद तुम्हारे, मेरे हिसाब से टिश्यू कल्चर नहीं पढ़ाया था मैंने, प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं पढ़ाया था ना मैंने। वो पहले जो स्ट्रेटजी वाला चैप्टर था ना उसके अंदर था, और फिर उसको हटा करके इसमें ऐड कर दिया, तो उसको मैं अलग से एक क्लास में करवाऊंगा ना, अलग से करवा दूंगा उसको एक क्लास में रहेगी। चले आगे, हो गया। देख, इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। क्लासिफिकेशन के बारे में एक बेसिक सी बात अपन ने पहले भी करी थी जब प्लांट के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। एक, जब भी क्लासिफिकेशन की बात आती है तो उसमें लीनियस हो गया, एरिस्टोटल हो गया, आर.एच. व्हिटकर हो गए, इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे। उन सिस्टम्स को लेकर के डिस्कशन जो है वो ज़रूर होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एरिस्टोटल की। क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल। अरस्तु का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? अरस्तु एरिस्टोटल को बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको अरस्तु के नाम से जानते हैं। तो एरिस्टोटल की अगर बात करें तो अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, साइंटिफिक लेवल का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे दिया गया था, वो किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑन द basis of simple morphological characters। और फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इसने दिया।
यानी एक साइंटिस्ट सोचता है ना कि ये चीज़ इस तरीके से होती है, ये ऐसे, तो एक साइंटिफिक व्यू की अगर बात करें तो सबसे पहले किसने सोचा था? एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल की अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है प्लांट्स जो है वो प्लांट्स आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। ठीक, प्लांट्स की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं, हर्ब, सर्ब और ट्री। हर्ब का मतलब जो बिल्कुल ज़मीन के पास में होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, लंबे होते ही नहीं है, बिल्कुल ज़मीन की चिपक के वैसे ही रहते हैं, जैसे दूब होती है ना, उस टाइप से। सर्ब की अगर बात करें थोड़ा सा लंबा, जैसे झाड़ियाँ होती, तो उस टाइप का। और ट्री काफ़ी लंबे होते हैं, उनको ट्री बोल दिया। तो यहाँ पर साइज़ के बेसिस पे कि जो सबसे छोटे होंगे वो आपके किस में आएंगे? हर्ब्स में। फिर उससे थोड़े से बड़े जो है वो किस में आते हैं? सर्ब्स में। और जो काफ़ी बड़े होते हैं वो किस में आते हैं? ट्री में। तो ट्री, सर्ब और हर्ब। तो प्लांट को इसने 3 डिफरेंट कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया था। और एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स जो है उन एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था 2 ग्रुप्स में। और ये किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड कलर। उनके ब्लड का कलर कैसा, उसके बेसिस पे जो एनिमल्स है वो 2 टाइप के थे। एक तो था एनेमा, एक था एनिमा। एनेमा की अगर बात करें तो एनेमा जो होते हैं उसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्रेजेंट। तो कैसे हो गए? रेड ब्लड जो था उसके अंदर प्रेजेंट था। भाई आरबीसी तो ब्लड कैसा हो गया? रेड हो गया। और एनीमा जो है उसकी अगर बात करें तो इसमें आरबीसी जो थी वो एब्सेंट थी, यानी विदाउट रेड ब्लड। इसमें जो रेड ब्लड जो था वो नहीं था। क्लियर है? जिसमें रेड ब्लड था उसको इनेमा और जिसमें नहीं था उसको एनीमा। ई से आप याद है कि ई का मतलब इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट का क्या होती है? आरबीसी। तो ई का मतलब इनेमा, इनेमा जिसमें आरबीसी एरिथ्रोसाइट प्रेजेंट हो। एरिथ्रोसाइट रेड क्या होती है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इस वजह से वो रेड होती है और उसी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। और एनेमा की बात करें तो इसमें आरबीसी एब्सेंट थी। आरबीसी एब्सेंट इसका मतलब रेड ब्लड जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। कॉकरोच की बात करी थी अपन ने, कॉकरोच में ब्लड था क्या? ब्लड तो था पर रेड कलर का नहीं था। मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें ब्लड कैसा होता है? रेड नहीं होता। सही है भाई। कॉकरोच का जो ब्लड था वो क्या था? कलरलेस कंसिडर कर सकते हैं। और अपना जो ब्लड है, वर्टिब्रेट्स का जो ब्लड है वो कैसा होता है? रेड कैटेगरी में आता है। स्टारफिश होती है उसमें ब्लड होता है पर वो रेड नहीं होता। कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ग्रीन कलर का ब्लड भी आपको देखने को मिलता है। आई बात समझ में? तो उसकी कैटेगरी के बेसिस पे एनिमल को 2 डिफरेंट ग्रुप में इनेमा और एनिमा में डिवाइड किया था। किसने? एरिस्टोटल ने। ये नोट करो, फिर आगे बात करें।
चले आगे, कर लिया नोट? देख, इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है लीनियस के सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय लीनियस। लीनियस ने कौन सा सिस्टम दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो किसने दिया? लीनियस ने। और टू किंगडम कौन कौन से थे? ये जो टू किंगडम है वो कौन कौन से थे? एक तो था प्लांटी, ये इसको आप प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो था वो था एनिमेलिया, यानी कि एनिमल किंगडम। अब देखो, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिस रखा गया था वो क्या था? ये था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। भाई प्लांट किंगडम में उन मेंबर को रखा गया था जिनमें क्या थी? सेल वॉल प्रेजेंट थी। सेल वॉल प्रेजेंट थी तो प्लांट में रख दिया। एनिमेलिया की बात करें तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट थी। तो बस इसके बेसिस पे ही इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया कि दो ग्रुप होते हैं, प्लांट और एनिमल। अब इसके सबसे बड़ी निगेटिव चीज क्या थी? क्या हो सकती है बताओ? देखिए, क्या सेल वॉल जिनमें होती है सारे प्लांट्स होते हैं क्या? प्रोटिस्टा के मेंबर भी तो होते हैं, फंजाई भी होते हैं। प्लांट है तो क्या फोटोसिंथेटिक होंगे? प्लांट फोटोसिंथेटिक होंगे, पर जो प्लांट किंगडम में जितने मेंबर थे सारे के सारे फोटोसिंथेटिक थोड़ी थे। फंजाई को भी इसी में रख दिया। प्रोकैरियोट को, यूकैरियोट कौन से हैं उनमें भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया। निगेटिव चीज सुनना, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। दूसरा, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के बेसिस पे भी नहीं हुआ। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बेसिस पे नहीं हुआ। फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के बेसिस पे नहीं हुआ। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बेसिस पे भी नहीं। तो ये निगेटिव चीज थी। भाई हाँ चलो मोटे मोटे तौर पे डिवाइड तो कर दिया, पर इसकी निगेटिव चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके जो निगेटिव पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से थे? इट कैन नॉट मेक ए डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में नहीं कर सकता? बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स के अंदर भी डिफरेंस नहीं कर सकता। दूसरा, बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। भाई यूनिसेलुलर कौन से हैं और मल्टीसेलुलर कौन से, उसको भी अलग करके ये नहीं बताता, ठीक है। तीसरा, फोटोसिंथेटिक
और नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में नहीं कर पा रहा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में भी नहीं कर पा रहा। प्लांट के अंदर तो सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, पर बाकी दूसरों में वहाँ तो सेल वॉल की कंपोजिशन बैक्टीरिया में तो अलग होती है, तो उस सेल वॉल की कंपोजिशन में भी डिफरेंस था। तो सबसे बेस्ट, इससे भी बेस्ट एक आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किसने दिया था, RH विटकर। तो पहले ये नोट कर लो, इसके नेगेटिव पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। तो ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस नहीं कर पाता, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में इनमें डिफरेंस नहीं कर पाता। चलो नोट,
कम मन कर रहा है क्या आज पढ़ने का? चले आगे। देख, अब इसमें क्या था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे थे जो ना तो प्लांट थे ना एनिमल थे। एक अलग ही ग्रुप के एनिमल थे जैसे फंजाई है, ना तो प्लांट है ना एनिमल है। वायरस को तो छोड़ो, वो तो नॉन लिविंग है, उसको तो रख ही नहीं सकते। और उस टाइम वायरस के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था, ठीक है। तो वायरस को छोड़ो, या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हुई थी। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी, एक निगेटिव पॉइंट ये भी था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो ना तो प्लांट थे ना एनिमल थे, फिर भी इन ग्रुप्स के अंदर उनको रखा गया था, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लो, तीन आपने निगेटिव पॉइंट नोट करे ना, उसमें एक पॉइंट और नोट करो। मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, many of living organisms do not belongs to plants or animals, but they are taken in these groups. Do not belongs to plants or animals, but they are taken in these groups. तो एक निगेटिव पॉइंट ये भी आ गया। आपसे यहाँ पर सवाल ये नहीं पूछा जाएगी कि उसने कितने ग्रुप में डिवाइड किया, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निगेटिव पॉइंट कौन से थे। तो एक तो वो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट और प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में नहीं कर पाया। और बहुत सारे ग्रुप में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो ना तो प्लांट थे ना एनिमल थे, उसके बावजूद भी इनको इसी ग्रुप के अंदर रखा गया था, ठीक। अब बात आती है आर.एस. व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था, क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसकी अगर बात करें तो ये किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने 1969।
ईयर भी याद रखना मेंशन है, तो याद रखना जरूरी है। और इसके अकॉर्डिंग 5 किंगडम कौन से थे? अकॉर्डिंग टू हिम 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम की बात करें, कौन कौन से थे? मोनेरा, सबसे पहला कौन सा था? मोनेरा। दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा। तीसरा था फंजाई। चौथा प्लांटी। और पांचवा जो था वो था एनिमेलिया। अब देखो, अगर अपन बात करें तो ये जो 5 किंगडम थे, ये 5 किंगडम प्रोकैरियोट यूकैरियोट को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक है या नहीं है उसके बेसिस पे भी यहाँ चीज़ें आ जाती है। तो इसका बेसिस क्या था? एक तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल वॉल की कंडीशन कैसी है, सेल वॉल के अलावा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, न्यूट्रिशन किस तरीके से वो लेते हैं, ऑटोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है। तो ये डिफरेंट बेसिस जो थे इसने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर रखे। तो ये किसके बेसिस पे है? इसका जो बेसिस है वो क्या है? एक तो सेल का स्ट्रक्चर, दूसरा सेल वॉल जो है उसका नेचर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, चौथा रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, किस हिसाब से करते हैं, सेक्सुअल करते हैं, एसेक्सुअल करते हैं, किस टाइप का होता है। और फिफ्थ अगर अपन बात करें यहाँ पे तो होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो इवोल्यूशन में जैसे प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट से सबसे पहले क्या है? सिंपल यूकैरियोट है। तो सबसे सिंपल टाइप का होता है मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट है सबको इसी के अंदर रखा गया। मोनेरा के अंदर क्या है? ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, तो सबको इसमें रखा गया। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अपन बोल सकते हैं ऑल बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया सब इसमें। प्रोटिस्टा से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर थे, ऑल यूनिसेलुलर, सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। और सब के सब कैसे हैं? यूकैरियोट्स। आप सीधे तौर पे बोल सकते हैं ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फंजाई की अगर बात करें तो इसमें कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर भी होते हैं पर कुछ मेंबर ही होते हैं, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मोस्टली जब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बना तब मोस्टली कैसे थे? इसको मल्टी सेलुलर ही कंसिडर किया गया था। तो मोस्टली यहाँ पर जो मेंबर होते हैं फंजाई के वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, नॉन फोटो
सिंथेटिक भी होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक की बात करें तो मोस्टली कैसे हैं, मोस्टली नॉन फोटोसिंथेटिक कुछ मेंबर्स हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया, इसी के अंदर आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और एक होते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वो भी आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करें, सारे के सारे यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। इसमें फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, इसमें आपके फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक भी आते हैं, फोटोसिंथेटिक भी आते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक की बात करें तो मोस्ट ऑफ मेंबर, मोस्टली कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक कुछ मेंबर ही हैं। एग्जाम्पल की बात करें, डाई एटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइएटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट नाम से होते हैं, वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, ध्यान रखना। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। कुछ मेंबर्स में ये आपको देखने को मिलती है। मोस्टली सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। और ये जो कुछ मेंबर जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो कौन से हैं, ये आपके डाइएटम और डाइनोफ्लैजिलेट, इनके अंदर सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आई क्या, क्लियर है इतनी बात? बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी यहाँ से। उसके बाद बात करें यहाँ पे फंजाई की। फंजाई कैसे होते हैं बेटा जी, नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकते। ये आप देख पा रहे फोटोसिंथेटिक है तो ऑटोट्रोप होंगे। यहाँ पर मोनेरा के जो मेंबर है वो आपके ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। ऑटोट्रोपिक की बात करें तो कुछ मेंबर हैं, मोस्टली कैसे हैं, हेट्रोट्रोपिक। ठीक, ऑटोट्रोपिक का मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हो, ठीक है, केमिकल का यूज़ करके अपना फूड खुद बनाए तो कीमो ऑटोट्रोप, और लाइट का यूज़ करके करें तो फोटो ऑटोट्रोप हो जाते हैं। तो कुछ मेंबर ऐसे होते हैं मोनेरा के जो क्या कर सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोपिक। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर भी देखो फोटोसिंथेटिक है और नॉन फोटोसिंथेटिक है, यानी यहाँ पे भी ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक हो सकते हैं। ऑटोट्रोपिक में कुछ मेंबर ही आपको मिलते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, फंजाई की बात करें नॉन फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रोपिक, सारे के सारे कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोपिक कैटेगरी में आते हैं। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के अंदर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सारे के सारे कैसे होते हैं, सब के सब यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर कुछ मेंबर्स ही हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर कैसे हैं, मोस्टली कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक है। ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट है सब के सब कैसे फोटोसिंथेटिक, और कुछ कसकुटा का नाम सुना क्या आपने, अमरबेल जिसको बोलते हैं, वो कैसा होता है, पैरासाइटिक होता है। कैसा होता है, पैरासाइटिक।
तो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक। एग्जाम्पल ध्यान रखिए, कस्कुट, ठीक। एनिमेलिया की बात करें, एक सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जितने मेंबर है सब के अंदर सेल वॉल होगी। एनिमेलिया की बात करें, सारे के सारे कैसे हैं, हेट्रोट्रोफ। दो इम्पोर्टेंट चीज़, सेल वॉल यहाँ पर नहीं होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, और सारे के सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सब के सब कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। समझ में आई बात। प्लांट किंगडम में यूनिसेलुलर कुछ मेंबर ही होते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द मेंबर कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। समझ में आई क्या, कर लो ना।